हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पहले पाठ को लेकर के, जिसका नाम है दो बैलों की कथा और जिसके लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी। पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम पहले लेखक परिचय देखेंगे, जिसमें हम मुंशी प्रेमचंद की जीवन के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए, प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम अर्थात मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म और उसके बाद उनके बचपन में जो उनके साथ बीता वह किसी घटनाओं से कम नहीं था। बचपन में उन्हें बहुत ही अभावों में दिन को गुजारना पड़ा और उनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा और उन्होंने लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया अर्थात समर्पित कर दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया था। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो आज हम जिस कथा की ओर, पाठ की ओर बढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ विशेष बातें ज़रूर बताना चाहूँगी, जो कि है ये जो पाठ है दो बैलों की कथा। इस कहानी के लेखक, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को आपके सामने एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ कहानियों में की जाती है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक समाज और पशुओं की भावनात्मक संबंध का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। उनके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं और उन्हीं की ओर संकेत किया गया है। वे बार बार आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे हम इस पाठ में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि किस प्रकार से हीरा और मोती नामक दो बैल अपनी संघर्ष पूर्वक जीवन को बिताने के लिए वे किस प्रकार संघर्ष करते हैं और किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त करते हैं, इन सारी बातों का समावेश इस पाठ में किया गया है। और अंत में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार आखिरकार वे सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो बच्चों, अब इंतज़ार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पहला पाठ, दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें ये बताने की चेष्टा की है कि जब भी हम किसी को महामूर्ख बताना चाहते हैं या मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसकी तुलना गधे से कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो एकदम गधा है, अर्थात गधा शब्द मूर्खता का पर्याय बन चुका है। इसी की जानकारी देते हुए उन्होंने पाठ की शुरुआत में ये कहा है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गधा कह देते हैं।
गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहा है कि गाय सींग मारती है और ब्याई हुई गाय अर्थात ऐसी गाय जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हो, उसे कहा गया है यहाँ पे ब्याई हुई गाय, अर्थात ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रति। इससे यह हमें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जब उसमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है तो वह कितनी आक्रामक हो जाती है। यहाँ गाय को भी बताया गया है कि किस प्रकार से वह आक्रामक हो जाया करती है। और ये भी बताया गया है कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहे गरीब को मार लो, चाहे जैसी भी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि गधों का जो जन्म जो मास होता है वो बैसाख होता है, इसीलिए संस्कृत में उसे बैसाख नंदन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ये कहते हैं गधे के बारे में कि बैसाख में चाहे एकाध बार वो कुलेल कर लेता हो, कुलेल अर्थात खेल कूद, थोड़ी सी मस्ती, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख या हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी के सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी फिर भी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता है? क्यों नहीं घुसने दिया जाता है? क्योंकि बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय अर्थात बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, और तो और जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम को खा जाते हैं और फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वे भी सभ्य कहलाते। अब जापान की मिसाल ही सामने ही है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। गण्य अर्थात गणनीय, यानी कि सम्मानित बना दिया गया है। लेकिन गधे का एक और छोटा भाई है जो उससे थोड़ा कम गधा है, और ये कौन है? ये है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल तो शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मगर हमारा ऐसा विचार नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, लेकिन कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष वो प्रकट कर ही देता है। आपने देखा होगा, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बैल को मैंने अकड़ते भी देखा है, ढीठ हो जाते हैं, नहीं करना है काम मतलब नहीं करना है। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैंने बैलों को जिस प्रकार से ये कहा गया है कि वे थोड़े कम गधे हैं, अर्थात कम मूर्ख हैं गधे से, लेकिन उन्हें भी कभी कभी गुस्सा आता है, वे भी कभी कभी मारते हैं, कभी कभी अड़ियल हो जाते हैं, और भी कई रीतियों से वो अपने असंतोष को प्रकट कर देते हैं। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा ही माना जाता है। आगे ये बताया गया है कि झूरी काछी एक किसान का नाम है। तो उसके 2 बैलों के
नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई बैलों में, गायों में एक जाति का नाम है। तो ये दोनों बैल पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर और काम में चौकस। उनकी डील डौल भी अच्छी थी, काफ़ी ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा भी हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए, कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने बैलों की है। मैं चाहूंगी कि आप इसे ध्यान से सुने। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा अर्थात बिना कुछ बोले हुए सामने वाले की मन की बात को जान लेते थे। अर्थात उनकी मूक भाषा में वे विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था ये हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, आपने कई बार देखा होगा बैल गाय एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे और विग्रह नाते से नहीं कि हम लड़ रहे हैं, हम अलग हो जाएंगे, ऐसी कोई भावना नहीं थी। यहाँ पर एक साथ रहते हैं तो एक साथ खेलते हैं, एक साथ मस्ती करते हैं और फिर अपना अपना काम करते हैं। तो उस भावना के नाते, विग्रह से के नाते ये सब नहीं किया जाता था। केवल और केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में बहुत ही घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता था। धौल धप्पा ये जो शब्द है, कई 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 बार बच्चे खेल खेलते हैं, एक दूसरे को छू करके भाग जाते हैं। तो इसी प्रकार का विनोद या हास्य बैल भी आपस में करते थे, एक दूसरे को छूते और फिर दूर दूर भाग जाते थे। इसे ही धौल धप्पा कहा गया है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं, अर्थात जब उन्हें हल के साथ बांध दिया जाता है और वो अपनी गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, उस वक्त हर एक की ये चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कितनी अच्छी प्यारी दोस्ती का यहाँ पर हमें सबूत मिल रहा है। दोनों बैल आपस में इतने अच्छे दोस्त, इतने घनिष्ठ दोस्त बन गए थे कि कोई भी एक बैल ये नहीं चाहता था कि मेरे मित्र को अधिक भार ढोना पड़े। इसीलिए वह कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा भार उसी के कंधों पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे और नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। ये थी पक्की दोस्ती की निशानी। और एक मुंह अगर हटा लेता था नाद से तो दूसरा भी अपना मुंह अपने आप ही हटा लेता था। संयोग की बात तो ये हुई कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, जो उनका जो मालिक था झूरी। और उसने क्या किया कि ससुराल से ये फरमाइश हुई कि हमें खेत जोतने के लिए बैलों की आवश्यकता है। तो उसने क्या किया कि गोई को ससुराल भेज दिया। आपको बता दूं, गोई का अर्थ होता है जोड़ा। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। वे समझे मालिक ने हमको बेच दिया। अपना ये बेचा जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा न लगा। कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं
कि ये बात यहाँ बताई गई है कि किस प्रकार से झूरी अपने दोनों बैल अर्थात हीरा और मोती दोनों को किसके हवाले कर देते हैं? अपने साले के हवाले। साला अर्थात पत्नी का भाई। तो गया आता है दोनों बैलों को ले जाने के लिए, लेकिन वह 1 इंच भी वो बैल चलने को तैयार न थे, हिलने को ही तैयार न थे। कितनी मेहनत करनी पड़ी गया को। पीछे से अगर वो हाँकता तो दोनों दाएं और बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से वे पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई भी कसर नहीं उठा रखी। तो आपने देखा कि यहाँ पर गया जो कि दोनों बैलों को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन बेचारे जानवर ये नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और क्यों ले जाया जा रहा है। ये बड़ी ही विडंबना थी। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि ईश्वर ने उन्हें बोलने की शक्ति दी होती तो वे ज़रूर अपने मालिक से अपने दिल की व्यथा कह पाते। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। ये आपस में मूक भाषा में बात कर रहे हैं, हीरा और मोती। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो भी कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि वे आपस में मूक भाषा में बात करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आखिर मालिक ने हमें क्यों बेच दिया। भला इन जानवरों को क्या पता कि उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, बट वो अपनी व्यथा को एक दूसरे से बांटकर संतुष्टि प्राप्त कर रहे थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर लगभग पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल तो भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ के रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। ये बात कितनी सजीव लगती है, कितनी सही बात लिखी है कि भला पशुओं को क्या पता कहाँ जा रहे हैं और नई जगह पे जाके हर चीज़ उन्हें बेगानी लगती है, हर लोग उसे बेगाने लगते हैं। वो अपनापन वहाँ पर उन्हें मिल नहीं पाता है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियों यानी टेढ़ी आंखें करके देखा एक दूसरे को, और वहीं पर लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। पगहे यानी रस्सी को कहा जाता है। आप देखते होंगे गांव में या जहाँ कहीं पर भी पशुओं को बांधा जाता है तो उनके गले में रस्सी बांधी जाती है, उसे ही यहाँ पर पगहे कहा गया है। यह अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें कैसे तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दुगनी शक्ति यानी दूनी शक्ति उनके अंदर अपने आप आ गई थी और एक ही झटके में रस्सियां टूट गईं और वे स्वतंत्र हो गए। अब जैसे ही स्वतंत्र हुए तो झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका है। घुटने तक पांव कीचड़ से सने हुए हैं, भरे हुए हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। अर्थात ऐसा लग रहा था कि वे अपने मालिक से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपनी शिकायतों का पिटारा खोलना चाहते हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो उठा। दौड़कर उसने उन्हें गले लगा लिया।
प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जब जब पशु किसी दूसरे घर में लेके गए हों और वहाँ से रस्सी तोड़ करके जब वापस अपने मालिक से मिलने आते हैं, तो यहाँ पर पशु और मनुष्य के बीच का जो भावनात्मक दृश्य है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उन्होंने उनका स्वागत किया। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने तो निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां ले आया, तो कोई जाके गुड़ ले आया, कोई जाके चोकर ले आया और कुछ बच्चे जाकर के भूसी ले आए, अर्थात वे बैलों को खुश करना चाहते थे। इनमें से एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। तो दूसरे ने उसका समर्थन करते हुए कहा, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी के अंदर साहस न हुआ। प्रतिवाद अर्थात विरोध करने का, क्योंकि नतीजा तो सामने था। तो झूरी की स्त्री ने बैलों को जब द्वार पर खड़े देखा तो वो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं ये कि एक दिन में वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप न सुन सका। ये जो इल्जाम लगाया था उसकी पत्नी ने, ये बिल्कुल झूरी बर्दाश्त न कर सका और उसने कहा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी बस पानी पिला पिला के रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री थोड़ी सी चिढ़ गई। झूरी की बातों को सुन करके स्त्री चिढ़ गई और उसने कहा, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं, रगड़ कर जोतते भी हैं, काम लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। भाग निकले वहां से। अब देखूं कहां से खली और कहां से चोकर मिलता है। सूखे भूसों के सिवा कुछ न दूंगी इनको, खाएं चाहे मरे। और वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, यानी आदेश दिए गए कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाना चाहिए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका सा लगा। न कोई चिकनाहट थी, न कोई रस था। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर वे सभी ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अर्थात यहाँ पर जो स्नेह की भावना है झूरी के मन में अपने बैलों के प्रति, उसे यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि झूरी की पत्नी ने तो कुछ भी देने से मना कर दिया, तो खाली भूसा, रूखा सूखा, न स्वाद न रस, तो अब क्या होगा? तो अपने बैलों को इस तरह से देखते हुए झूरी ने कहा कि भाई थोड़ी कुछ डाल दो। तो उसने कहा, ना बाबा, मैं तो नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं डालूंगा उनके खाने में तो आप फिर मेरी साइड ना लेकर के उनकी तरफ हो जाओगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, खाली नहीं ले गया। अब की उसने दोनों को, जैसे बैलगाड़ी होती है, तो आगे दोनों को जोत दिया, अर्थात बांध दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, क्योंकि अंदर से विद्रोह तो था ही, गुस्सा तो भरा था ही, पर हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा फिर से डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली
चुनी, सब कुछ दी। देखिए यहाँ पर प्रेमचंद जी ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जब आप आपस में जो आत्मीयता होनी चाहिए, जो भावना होनी चाहिए प्रेम की, यदि आपका अपने पशुओं के साथ ना हो तो किस तरह से व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर गया ने क्या किया कि अपने बैलों को, अपने जानवरों को उसने अच्छे से खली, चुनी, सब कुछ दिया। लेकिन जो झूरी के बैल थे, जब उनको लेकर आया तो उनके सामने वही रूखा सूखा भूसा डाल दिया। एक तरह से वह उनसे बदला लेना चाहता था कल का। आगे देखते हैं। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी भी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी बिल्कुल छूता न था और उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार अर्थात मुंह से निकलने वाली वो टिक 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 वाली आवाज को कहा गया है। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो था ही, पर उस पर मिला क्या? खाने को सूखा भूसा। एक तो इतनी बेइज्जती हुई हीरा और मोती की, और उसके बाद भी खाने को क्या दिया गया ने? खाने को दिया सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई उन दोनों ने। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा रखी थी। वो मारते मारते थक गया। गया बैलों को मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव तक नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर वो भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर अपने आप ही बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। ये तो शुक्र है कि उनके गले में रस्सियां थी, लोग भाग भाग कर उन बैलों को पकड़ पा रहे थे। नहीं तो जिस तरह का व्यवहार गया और उसके आदमी कर रहे थे हीरा और मोती के साथ, वह बिल्कुल ही सहने लायक नहीं था। इसीलिए दोनों जो बैल थे, हीरा और मोती, दोनों बहुत ही विद्रोह पे आ गए थे। ठीक है। हीरा ने मूक भाषा में कहा, मूक भाषा अर्थात एकदम चुपचाप, कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने तो जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो दूसरे ने कहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथ में क्या थी? लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो भी मैं एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर लेके वापस अपने घर चला गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो यदि गया मारपीट पर उतारू हो जाता तो दोनों बैल भी विद्रोह कर लेते। उन्होंने अपना मन उसी प्रकार से बना लिया था, तो मोती भी पलट जाता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक सभी समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, अर्थात हितकर है। आज दोनों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाकर रख दिया गया था। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर वो चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख भला क्या शांत हो सकती थी? पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी और उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे हमेशा मारती रहती थी। इसीलिए शायद इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अपनापन लगने लगा था। वो अपनी तकलीफ को इन बैलों के तकलीफ के साथ जोड़ कर देखती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते,
शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका फिर से उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, क्योंकि वो सिर्फ मात्र भोजन नहीं थे, अपितु प्रेममय, प्रेम से लिप्त वह भोजन था। मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो मालिक को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। मालकिन को फेंक देता हूँ। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो। बताओ, तुड़ाकर भाग चले क्या? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी भला टूटेगी कैसे? इसका एक ही उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो और फिर एक ही झटके में तोड़ देंगे। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लग गए, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की फिर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई थी, मानो वो पूरा एकदम एकदम जागरूक हो चुके थे कि अब बस भागना ही है। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दिए जाएं। तो यह एक सूचना लड़की ने बैलों को दी। उसने गराव खोल दिए। गराव अर्थात बांधने की जगह, जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है, उस स्थान को कहते हैं। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर फिर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करने लगेंगे। सहसा बालिका चिल्लाने लगी और बोली, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी वे तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान तक न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे दौड़ते दौड़ते। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म भला कैसे छोड़ेंगे? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे कि खेत में मटर खड़ी थी। मटर की फसल खड़ी थी। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं, आसपास कोई है तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली और फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में भी गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट जा। तो बच्चों, अब तक की कहानी जितनी हमने पढ़ी है उस पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपके समक्ष दिखा रही हूँ, जिसमें से पहला प्रश्न है, झूरी काछी के कितने बैल थे और उनके क्या नाम थे? आप लोगों ने अगर कहानी को पढ़ा और समझा है तो ये बता दूं कि झूरी काछी के 2 बैल थे जो बहुत ही सुंदर, सुडौल और लंबे चौड़े थे, और उनके नाम क्या थे? हीरा और मोती।
दूसरा प्रश्न है इस पाठ से संबंधित कि मोती द्वारा किए गए प्रश्न की उसने कहा था कि अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। इस पर हीरा का क्या जवाब था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो यहाँ पर जब मोती हीरा से कुछ कह रहा था तो इस बात पर कि अब की बार बड़ी मार पड़ेगी, इस पर हीरा ने कहा था कि बैलों का आखिर जन्म लिया है तो मार से क्या डरना, मार तो पड़ेगी ही क्योंकि हमने बैलों का जन्म लिया है। और आखिरी कहानी के अंतिम भाग में जो हमने देखा कि छोटी सी जो लड़की थी जो हमेशा उन्हें रोटियां खिलाया करती थी प्रेम पूर्वक, वह छोटी सी लड़की कौन थी और उसे बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी? तो जैसा कि हमने इस भाग में जाना कि वो छोटी सी लड़की जो थी वह भैरव की पुत्री थी या उसकी लड़की थी, भैरव की लड़की थी तथा उसे अपनी कहानी अर्थात मैंने आपको इस पाठ में बताया कि किस प्रकार से उसकी अपनी माँ की मृत्यु हो जाती है और उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसे बहुत मारती पीटती थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। तो वो अपनी इस जिंदगी की तुलना, अपने जीवन की तुलना वह किसी हद तक इन दोनों बैल अर्थात हीरा और मोती से करने लग गई थी। इसीलिए शायद उससे वही दशा उनके साथ भी होते हुए प्रतीत हो रही थी। इसीलिए उन दोनों बैलों से आत्मीयता उनकी हो गई थी। तो बच्चों, आप इन सवालों का जवाब हमें लिखकर अवश्य भेजें या हो सके तो अपने मित्र के साथ चर्चा करें। धन्यवाद।